हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स एमसीक्यूज पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन ऑलरेडी हम पार्ट 1 पे कर चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, अ लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू assume a spherical shape because of। ठीक है, एक लिक्विड की ड्रॉप जब गिरती है तो वो स्पेरिकल शेप क्यों एक्वायर कर लेती है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, सरफेस टेंशन, विस्कॉस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो क्या होता है, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा क्या करने की कोशिश करता है, वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, और इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो होगा राइट ऑप्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ लिक्विड सरफेस ऑलवेज एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है, वो जहां पर भी गिरता है या फिर गिरते समय या फिर किसी भी वेसल में रखा हुआ है, तो वो कोशिश करता है कि मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करे। ठीक है, और वो किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, इसीलिए जो छोटी सी बूंद होती है पानी की, वो क्या करती है, स्पेरिकल शेप ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल। अब ये बोल रहे हैं कि किसी ऑर्बिटिंग स्पेसशिप से कोई एप्पल रिलीज किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई स्पेसशिप है जो स्पेस में है और ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, उससे अगर कोई एप्पल बाहर छोड़ा जाता है तो उसका क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि वो अर्थ की तरफ गिर जाएगा, तो अर्थ की तरफ नहीं गिरेगा क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा कि उस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड है मूव एट लोअर स्पीड, कि जिस स्पीड से उसको रिलीज किया जाएगा उससे कम स्पीड पे वो मूव करने लगेगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वो तब तक उसी स्पीड से ट्रेवल करेगा जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, उसकी स्पीड तब तक चेंज नहीं होगी, मतलब कम या ज्यादा नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अब जो स्पेस है, स्पेस में तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स है ना कोई अदर फोर्स है, तो स्पीड लो नहीं होगी। ठीक है, वो जिस स्पीड से उसको छोड़ेंगे उसी स्पीड से वो मूव करता रहेगा, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, लास्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। हायर स्पीड भी नहीं होगी क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ना लो होगी ना हाई होगी, वो सेम स्पीड से स्पेसशिप के साथ ही मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी नहीं होगी, अर्थ की ग्रेविटी नहीं होगी, the apple is released will move by the same speed as the spaceship। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नहीं, कोई और एक्सटर्नल फोर्स स्पेस में है नहीं, तो क्या होगा, वो जिस स्पीड से उसको रिलीज करेंगे उसी सेम स्पीड से, यानी कि स्पेसशिप की स्पीड से वो मूव करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये पूछ रहे हैं नॉट। एग्जाम में सबसे ज्यादा गलत जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में अगर नॉट लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि जल्दी में बस पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी और ऑप्शन 1 देखा और राइट लगा दिया। ठीक है,
ये सबसे ज्यादा गलती होती है। हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, उसके बाद ही उसको आंसर करिए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी नहीं है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर जो होता है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या होती है, वेक्टर वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत भी है। सबसे पहले है टाइम। अब टाइम तो हम सेकंड में डिफाइन करते हैं, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी हो गई। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है, मीटर क्यूब, इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर लीटर क्यूब, किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है क्यूब में जब निकालते हैं हम तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वॉल्यूम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि रो इक्वल टू होता है m अपॉन v, और m क्या होता है, m होता है मास और v होता है वॉल्यूम। ठीक है, अब रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, स्केलर ही क्वांटिटी होगी, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है वही होगा। क्यों होगा, मोमेंटम इक्वल्स टू p इक्वल्स टू होता है m v, वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर। क्यों होती है वेक्टर, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेयर टाइम इज स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए जब वेलोसिटी वो है तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा, यानी कि जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी possesses both magnitude and direction। ठीक है, मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और हर बार लोगों से बहुत गलती होती है। लोग इसका देखते हैं क्वेश्चन, चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब इंपल्स होगा। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम नहीं बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वो रेट जिससे मोमेंटम चेंज हो रहा है वो क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो हमेशा जो भी फोर्स उस पे अप्लाई होता है उसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में होता है और उसी के ही इक्वल होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है और अचानक से उसमें चेंज आ जाता है उसके मोमेंटम में, तो वो चेंज किसकी वजह से आता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। किस डायरेक्शन में आता है, फोर्स के ही डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा फोर्स, इंपल्स नहीं होगा, क्योंकि इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम और यहाँ पे पूछ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, इसका फॉर्मूला जो हम एफ का फॉर्मूला यानी कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मोमेंटम के टर्म्स में, वो होता है डेल्टा mv अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो इस टोटल टर्म को बोलेंगे रेट
ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो ऑलवेज किसके डायरेक्शन में होता है, जिस फोर्स से बॉडी चेंज, जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है उसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो इसका आंसर हो गया फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि न्यूटन लॉ जो है वो कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए गुड नहीं है, जिन पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एट रेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उन्होंने रेस्ट की पोजीशन या फिर कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए दिया था, तो ये तो ऑप्शन है, यानी कि इसके लिए एप्लीकेबल है। हमें यहाँ नॉट का आंसर देना है, ये याद रखिए। ठीक है, मूविंग स्लोली के लिए भी एप्लीकेबल है। मूविंग विद हाई वेलोसिटी ये भी एप्लीकेबल है। मूविंग विद वेलोसिटी कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है तो उस टाइम पे न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो आपने कई सारे ऐसे हाइपोथेसिस देखे होंगे, कई सारी ऐसी मूवीज भी देखी होंगी जहां पे बोलते हैं टाइम मशीन बन जाएगी। अगर हम ऐसी कोई मशीन बना लें जो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चल सके तो हम टाइम मशीन फॉर्म कर सकते हैं, टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सारे जो लॉस हैं वो हमारे फेल हो जाते हैं। किस स्पीड पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड पे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ जो है वो कब फेल हो जाते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी comparable to velocity of light because it does not follow it on this level। ठीक है, क्योंकि वो इस लेवल को फॉलो नहीं करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज स्पीड से मूव करने लगे तो उस पे फिजिक्स के लॉ नहीं लगेंगे, जो लॉज हम पढ़ते हैं नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट है, बार इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बोल रहे हैं बार जो है वो किसकी यूनिट है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आया है। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, एनर्जी की जूल होती है, प्रेशर की पास्कल होती है और फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब बार किसकी यूनिट होती है, तो बार जो है वो क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, कैसे, 1 बार इक्वल्स टू 105 पास्कल। ठीक है, जो एक बार होता है वो किसके बराबर होता है, 105 पास्कल के बराबर होता है। और पास्कल किसकी यूनिट होती है, पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है। इसका मतलब बार भी किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल ड्रॉप्स ऑनटू द फ्लोर इट बाउंस, व्हाई डज इट बाउंस। ये बोल रहे हैं अगर किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो वो फ्लोर पे गिरते ही बाउंस बैक होती है, वापस बाउंस होती है, क्यों होती है, क्या रीजन है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्यू टू मोमेंटम, मोमेंटम की वजह से नहीं, ये कोई रीजन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, द फ्लोर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉल ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। अब ये बोल रहे हैं जो फ्लोर है वो बॉल पे क्या, जैसे ही बॉल उसके इम्पैक्ट में आती है, उसके कांटेक्ट में आती है तो उस पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है। कौन लगाता है, फ्लोर लगाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द फ्लोर इज परफेक्टली रिजिड, इससे कोई मतलब नहीं है। द फ्लोर हीट्स अप ऑन इम्पैक्ट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्या है, when a ball drops on the floor then floor exert a force for a small time which is equal to change in momentum of the ball। ठीक है, तो
क्या होता है, जब बॉल फ्लोर से टकराती है, उसके कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है, उसके मोमेंटम में चेंज आता है। क्यों आता है? क्योंकि फ्लोर उस पे क्या हुआ है, एक फोर्स अप्लाई करता है। और अभी हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का क्या था, जब फोर्स अप्लाई होता है बॉडी में तो फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करने लगती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ। ठीक है, क्रिएशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का बनना, फ्रॉम नथिंग, किसी से भी नहीं, ऐसे ही कुछ बन जाए, इज अगेंस्ट, किस लॉ के अगेंस्ट है? कौन सा लॉ ऐसा है जिसके अगेंस्ट ये लाइन लिखी हुई है? तो किसी भी चीज, जो हमारा मास है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, या फिर रिलेटिविटी थ्योरी जो है, जो आइंस्टीन ने दी थी, उन्होंने क्या कहा था, मास जो है वो कंजर्व रहता है हमेशा। ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज होती है बट मास कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अगर कोई क्लोज सिस्टम है और उसमें कोई मास है, मतलब कोई भी मैटर है, तो उस मैटर की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में कर सकते हैं, गैस से सॉलिड में कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई सिस्टम, इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस क्रिएट कर दो अपने आप। ठीक है, तो मास जो होता है वो कंजर्व होता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ क्लोज वैसल, इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड। उसकी फॉर्म मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इसकी फॉर्म्स मैटर की चेंज की जा सकती है, बट उसे क्रिएट नहीं करा जा सकता। ठीक है, सेम लॉ किसका है, एनर्जी का लॉ भी सेम है। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इसकी फॉर्म चेंज की जा सकती है लेकिन इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सेम मास को। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को अगर पिघला दोगे तो लिक्विड बन जाएगा, और ज्यादा हीट अप कर दोगे तो आप गैस बन जाएगी, उसकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन मास जो होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Creation of something from nothing is against the law of conservation of mass energy। ठीक है, तो कौन से लॉ के अगेंस्ट है ये? कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, इसको रिलेटिविटी थ्योरी भी कहते हैं, जो आइंस्टीन ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू कट थिंग्स फ्रॉम विद अ ब्लंट नाइफ बिकॉज। ठीक है, किसी ऐसे नाइफ से किसी भी चीज को काटना जिसकी जो साइड है जिससे कट कर रहे हैं, कटिंग साइड जो है वो ब्लंट है। ठीक है, जो स्मूथ नहीं है, शार्प नहीं है, ब्लंट है, तो उससे डिफिकल्ट क्यों होता है? ब्लंट नाइफ से काटना डिफिकल्ट क्यों होता है और शार्प नाइफ से काटना इजी क्यों होता है? इसका रीजन बताना है हमको। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो किसके बराबर होता है? वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, फोर्स अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ये रिलेशन होता है प्रेशर में। तो अगर नाइफ की जो साइड है, कटिंग साइड है, वो ब्लंट है, तो इसका मतलब उसका एरिया ज्यादा होगा, वो ज्यादा मोटा होगा, तभी वो ब्लंट है। अगर वो शार्प होता तो वो एरिया, उसका जो कटिंग एज है वो क्या होती, थिन होती, पतली होती। तो एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे तो उसको काटना मुश्किल होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें ऑप्शन नंबर सी, अ ब्लंट नाइफ डिक्रीजेस द प्रेशर फॉर अ गिवन फोर्स। ठीक है, जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर कम होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा नाइफ का। ये रीजन है कि ब्लंट नाइफ से जो है वो ऑब्जेक्ट काटने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज को कट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ब्लंटनेस ऑफ नाइफ इंक्रीजेस एरिया। जो ब्लंटनेस ऑफ नाइफ है, नाइफ की जो एज है अगर वो ब्लंट है तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, हेंस डिक्रीज द प्रेशर फॉर अ गिवन फोर्स। तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एरिया को कवर अप करने के लिए, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टेक्ट फोर्स। अब इन ये सारे फोर्सेस गिवन है, इसमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, अगेन नॉट। नॉट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं एग्जाम में, आप कभी ध्यान दीजिएगा, नॉट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नॉट वाले क्वेश्चंस। तो फिर से पूछा है नॉट इन कॉन्टेक्ट, तो जो पुश फोर्स होता है, पुश मतलब धक्का देना, तो ये विदाउट कॉन्टेक्ट में रहकर आप पुश कैसे करोगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो आपको कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा, इसका मतलब ये कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हवा में है, हवा में है ये, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, हमने इसे छोड़ दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। और ग्रेविटेशनल क्या है, कांटेक्ट फोर्स नहीं है, इसके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे आप धक्का कर रहे हो, पुश दे रहे हो या पुल कर रहे हो, तो उसके अपोजिट में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन, जो सरफेस है वो एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, एफ, तो वो भी कांटेक्ट फोर्स हुआ। स्ट्रेन भी क्या हुआ, एक कांटेक्ट फोर्स है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो कांटेक्ट फोर्स नहीं होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स पुलिंग ईच एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस विदाउट एनी कॉन्टेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो इमेजिनरी फोर्स होते हैं, ऐसा माना गया है कि हाँ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि हर ऑब्जेक्ट पे, जो भी अर्थ पे है उस पे लग रहा है। ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि कांटेक्ट फोर्स नहीं है, विदाउट एनी कांटेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका बी है वो होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो फिजिकल काइनेटिक्स के हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे जो करेंगे वो वेवफॉर्म्स, लाइट और साउंड के करेंगे। जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं इस सीरीज के फिजिक्स के, उसमें हम अब करेंगे लाइट, साउंड और इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। ठीक है, ये 3 पार्ट हमारे रह गए हैं, बाकी हमने कवर अप कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, लिक्विड तक पढ़ लिया है, वेवफॉर्म रह गया है, साउंड रह गया है, और लाइट रह गया है, और इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। तो वो हम अब नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं, 2 या 3 जितने भी कवर अप होगा उतने में कवर अप करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।